हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो का अपना टॉपिक होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। तीनों नियमों को हम 3 वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। या ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। क्लियर है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए, प्रत्येक वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप हम कोई भी बॉक्स, गाड़ी वगैरह कुछ भी हो, वह तब तक अपनी विराम अवस्था अर्थात रेस्ट या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है। या तो वह विराम अवस्था में है, या अगर वह सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है तो वह तब तक अपनी इन दोनों अवस्थाओं में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जैसे मान लीजिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, यह फिलहाल रेस्ट में है, तो यह तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर बाह्य बल 0 होगा। अगर कुछ भी किसी भी मैग्नीट्यूड का अगर बाह्य बल लगेगा तो ये अपनी अवस्था परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जब तक बल 0 रहेगा तब तक ये किस में रहेगा? रेस्ट में। सेम यही कंडीशन हम देखते हैं कि एक सरल रेखा के अंदर ये जो वस्तु है वो इस प्रकार से गति कर रही है, एक समान वेग से गति है, एक समान गति है, इसकी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, इसकी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ये भी कब तक करते रहेगी? जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल क्या हो? 0 हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये अपनी वस्तु जो है वो अपनी इन दोनों अवस्थाओं को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल क्या हो? 0 हो। अब ये जो बाह्य बल 0 नहीं होगा तो वो अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है। एक चीज और देखने को मिलती है अपने को यहाँ से। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों का रिलेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम उसकी छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये आपने गति में भी सीखी है, जब इससे पहले आपने गति पढ़ी थी। तो देखिए, अगर किसी वस्तु पर बल 0 है, बल 0 का मतलब है या तो वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या वह एक समान गति से गतिशील है तो वो अपनी एक समान गति से ही गतिशील रहेगी। इन दोनों कंडीशंस में ही, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? 0। अब आप इसको, इस स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल 0 है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उसके ऊपर बाह्य बल है वो क्या है? 0 है। अब एक कंफ्यूजन है वो और रहता है यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कि सर बाह्य बल 0 है मतलब किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं, यहाँ पे जो अपना ये बाह्य बल है ना, देखिए आप इस शब्द को समझिए, ये है बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। एक चीज और बता दूं, चाहे विराम अवस्था हो चाहे गति की अवस्था हो, अगर दोनों को चेंज करना है तो वो कार्य सिर्फ और सिर्फ बाह्य बल करता है। आंतरिक बल जो होता है उसका कोई रोल नहीं होता, ना गति में होता है और ना ही रेस्ट में होता है। केवल रोल किसका होता है? एक्सटर्नल फोर्स का, बाह्य बल का होता है। ओके। अब आप कहेंगे कि सर ये बाह्य बल क्या है? क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना, जैसे ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो सर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्या इसका मास नहीं है m? अगर सर इसका मास m है तो क्या इसको नीचे की तरफ जो g एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लगता है mg, क्या वो नहीं लग रहा है सर? लग रहा है, वो लग रहा है, फिर भी ये रेस्ट में क्यों है? तो सर अगर बाह्य बल लग रहा है तो ये रेस्ट में नहीं होना चाहिए, इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो अपने सिर्फ इसी शब्द का फेर है। देखिए,
ये बाह्य बल का मतलब होता है परिणामी बाह्य बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? नेट फोर्स की बात हो रही है। और नेट फोर्स का मतलब है इस वस्तु पर लगने वाला टोटल बल। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई देखिए, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है जो m मास का है वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है। रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब mg अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम बोलते हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए इतना का इतना फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे हम n बोलते हैं, जो कि अभिलंब बल है या प्रतिक्रिया बल है। इसे हम r से भी डिनोट कर सकते हैं, r या n से डिनोट हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेट फोर्स 0 का मतलब है mg इक्वल्स टू n, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि mg माइनस n इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, इसका मतलब ये किस में रहेगा भाई? रेस्ट में रहेगा। तो ये जो बाह्य बल की बात आती है ना, ये परिणामी बाह्य बल की बात होती है। स्टेटमेंट में डायरेक्ट यही लिखा हुआ मिलता है आपको, बुक्स में कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कहानी होती है इसकी, वो कहानी है इसकी परिणामी बाह्य बल की। क्लियर है? तो इतनी चीज़ मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मेनली ये चीज़ होती क्या है कि कोई वस्तु है वो अपनी अवस्था में ही बनी रहती है। इसकी वजह को हम समझते हैं। इसका कारण होता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट लॉ का नाम तो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा है, जड़त्व का नियम भी पढ़ा है, तो हम समझते हैं कि इसको जड़त्व का नियम भी क्यों कहते हैं। देखिए, जड़त्व है या इनर्शिया है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है ये। यह कोई भौतिक राशि नहीं है। तो क्या है? यह केवल किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, गुण होता है वो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, या गुणधर्म होता है। लेकिन ये गुण होता किससे रिलेटेड है? तो भाई साहब, ये डायरेक्टली जो रिलेटेड होता है वो होता है ये द्रव्यमान से, वस्तु के द्रव्यमान से, मास से। इसका मतलब अगर वस्तु के द्रव्यमान को आप जड़त्व बोल दें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जड़त्व है वो डायरेक्टली मास से ही कनेक्टेड होता है। इसी से हम किसी वस्तु का जड़त्व निकालते हैं कि जैसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। सेम इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो कम है तो जड़त्व भी कम होगा। जड़त्व है वो केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बात भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये लो जी, कि जड़त्व केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वेग हो, विरामावस्था हो, कुछ भी हो, घनत्व हो वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। जैसे आपको बोल दिया जाता है कि दो वस्तुएं हैं, मैं आपको सरफेस पे बना के दिखा देता हूँ। ये लो जी, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। ये भी 2 किलोग्राम की है और ये भी 2 किलोग्राम की। आपको बोला जाता है कि यह वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रही है, यह वस्तु है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रही है। इनमें से जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। आपको बोला जाता है कि जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे जड़त्व किसी का ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए
बराबर बी बराबर 2 किलोग्राम। अगर दोनों का वेट है, द्रव्यमान बराबर है, तो दोनों का जड़त्व भी बराबर होगा। ए का जड़त्व बराबर बी का जड़त्व। यहाँ से वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये केवल और केवल मास की प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान से रिलेटेड होती है। तो ये था अपना जड़त्व। अब देखिए, जड़त्व को हमने समझा कि ये मास से रिलेटेड होता है। इसका मतलब जड़त्व सेम डिफाइन करता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट लॉ करता है। अभी आपने देखा, जड़त्व का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, इनर्शिया का शाब्दिक अर्थ देखते। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन का प्रतिरोध। परिवर्तन का प्रतिरोध, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यह रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा। इसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, मान लीजिए, तो यह इसी वेलोसिटी से गति करता रहना चाहेगा। तो ये अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन का विरोध करेंगे, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो एक समान गति की अवस्था में हो। और इसी जो अपनी अवस्था परिवर्तन का जो प्रतिरोध होता है, इसे ही हम बोलते हैं जड़त्व। और यही अभी हमने फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में पढ़ा है कि वह अपनी अवस्था को बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो दोनों का स्टेटमेंट सेम है, जड़त्व का भी स्टेटमेंट यही होता है और फर्स्ट लॉ का भी स्टेटमेंट यही होता है। इसीलिए ही हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्लियर है ये बात? तो फर्स्ट ऑफ लॉ बोल दीजिए इसे, चाहे लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दीजिए। तो ये तो बात थी इनके स्टेटमेंट्स की, और जो बेसिक फंडामेंटल है फर्स्ट लॉ का जड़त्व, उसकी हमने बात की। अब हम इसका एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी फर्श पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो धरातल पर रखी हुई है, ये फिलहाल रेस्ट में है। तो अगर आप इसको देखते रहेंगे और जब तक कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा, क्या तब तक ये गति कर पाएगी? बिल्कुल नहीं करेगी। v की वैल्यू इसकी 0 ही आएगी, वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ये गति कब करेगी? जब आप इस पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, सरफेस का एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है कि सरफेस है वो एक फोर्स लगाता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। अब देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो घर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि गति का विरोध करता है, घर्षण बल भी। ठीक है सर, समझ में आया? अब यहाँ पे आपने ये जो फोर्स F है, ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल f से दर्शाते, ये जो F लगाया आपने वो इस घर्षण बल से ज़्यादा होगा, तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी करेगी। अब आप यही बोलेंगे कि सर हम F है वो वेरी वेरी स्मॉल 1 ले लेते हैं, इसका मतलब F है वो नियरली टू 0 है अगर किसी सरफेस के लिए। तो अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पर और घर्षण बल अपना 0 होता है, तो वो एक यूनिफॉर्मली मोशन में आ जाती है। तो अब ये है वो क्या करेगी? अब ये एक समान गति करेगी v वेलोसिटी से, एक समान वेग से गति करने लग जाती है। अब जब ये एक समान वेग से गति करने लग जाती है और ये जो धरातल है वो हमने चिकना मान लिया है, ये धरातल कैसा है? चिकना है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 0। अब हमने यहाँ से इस फोर्स को हटा लिया, फिर भी ये वस्तु एक समान वेग से ही गति करती रहेगी जब तक कि हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आवश्यक बल लगा करके इसको रोक ना दें। तो ये होता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा कि वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है, और अगर वह गति की अवस्था में है एक समान, तो वह अपनी एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर
कोई परिणामी बाह्य बल ना लगता हो। क्लियर है? तो अभी आपने थ्योरी और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अवस्थाओं को समझा। इसी आधार पर देखिए जड़त्व है वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व के कितने टाइप्स होते हैं? 3। नंबर 1, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। ठीक है, थ्योरी लिखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। नंबर 2, गति का जड़त्व। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे शब्द से ही कि कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो वह अपनी उस एक समान गति को बनाए रखना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे हो। नंबर 3 आता है दिशा का जड़त्व, डायरेक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो ये तब तक इसी डायरेक्शन में गति करता रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। जैसे 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 ये अपना कमरे का फर्श है, ये अपनी बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो क्या ये अपने आप गति को चेंज करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। ये इसी डायरेक्शन में गति करती हुई चलती चलेगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जैसे यहाँ पे अपना हाथ लगा दिया या कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रख दी, तो अब ये क्या करेगी, इससे टकरा करके अपनी गति को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो ये क्या है, दिशा का जड़त्व है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जड़त्व लगा दिया, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट द्रव्यमान रखा, ये कार्य कर रहा है बाह्य बल का, और बाह्य बल का कार्य करेगा तो ये इसकी क्या कर देगा, दिशा परिवर्तित। तो ये 3 प्रकार का जड़त्व होता है अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध दर्शाने के लिए। तो बच्चों ये थ्योरेटिकली और इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट था वो अभी हमने समझा। अब हम 1-2 उदाहरण के साथ इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके कंसेप्ट को देखिए किस प्रकार से। ये एक बस है जिसके अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, ये बस है, ये इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, जिसके अंदर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इस बस के साथ इसी वी वेलोसिटी के साथ आप गति कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर इस बस के ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाया जाएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी लेस देन वी। ठीक है, वी से कम, जो इसकी प्रथम वेलोसिटी थी उससे इसकी जो गति है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे समझना, ये जो पैर हैं वो आपके हैं इस बस के साथ जुड़े हुए, तो यहाँ से तो आप इस बस के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या यहाँ की जो आपकी जो ऊपर की बॉडी है ये वाली, वो क्या इस बस के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं है। ओके, हम ये मान के चलते हैं कि आपके और बस के जो बीच में सरफेस जो आपने टच किया हुआ है उसका कुछ घर्षण बल भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है। घर्षण बल है, इसका मतलब ये गति का विरोध करेगा, आपकी और बस की सतह के बीच में जो गति होगी उसका क्या करेगा, विरोध। अब देखिए यहाँ पे अचानक ब्रेक लगाता है तो ये जो अपना नीचे का पार्ट, जो अपने पैर हैं वो इस बस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो है वो, बस जब रुकेगी तो ये भी वहीं के वहीं रुक जाएंगे। लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है ना, जो बस के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, वो इसी वी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ गति करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जड़त्व है भाई साहब, और जड़त्व क्या है, किसकी वजह से यह गति करेगा, जड़त्व की। जड़त्व क्या कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी अवस्था को तब तक परिवर्तित नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे हो। तो बस पे तो हमने ब्रेक के रूप में बाह्य बल लगाकर इसकी अवस्था परिवर्तित कर दी, इसके साथ हमारे पैर जुड़े हुए थे तो उनकी भी अवस्था ऑटोमेटिकली बस के साथ चेंज हो गई। लेकिन अपने
ऊपर की जो बॉडी है वो तो इसी v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाएगी, और तभी हमें देखने को मिलता है कि हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब इतनी प्रोसेस होगी तो अब हम ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, अब हम कुछ ऐसे से हो जाएंगे आगे की तरफ गिरने वाले। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये जड़त्व का उदाहरण है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यह रेस्ट में है बस, तब तो आप हैं वो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। अब क्या किया, ड्राइवर कुछ क्रेजी है, चलो क्रेजी करते हैं। इसने जैसे ही अचानक वी वेलोसिटी से आगे बढ़ाया तो आपके जो पैरों का हिस्सा टच है वो तो वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है यह अपनी अवस्था में बना रहना चाहेगा। इसका मतलब ये तो अपनी अवस्था में बना रहेगा मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन भाई साहब पैर आपके यहाँ पे जा चुके हैं। इसका मतलब आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व का उदाहरण है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।